हेलो स्टूडेंट, दिस इज रवि कुमार चौहान और आ गए हैं तुम्हारे पास न्यू चैप्टर शुरू करने बच्चों। तो जो न्यू चैप्टर है बच्चों केमिस्ट्री का वो है तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और पेपर के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपका फंसेगा ही फंसेगा, न्यूमेरिकल फंस सकता है, डेफिनेशन फंस सकती है, बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर में से एक चैप्टर। ठीक है, तो हम इसको आपको पढ़ाएंगे और जैसा कि हमारा तरीका है उससे पहला चीज़ें आप जानते हो कि हम क्या करते हैं कि हम टॉपिक का मतलब समझते हैं सबसे पहले। अब जिसके बारे में पढ़ रहे हैं भाई उसको तो समझना पड़ेगा ना कि आप पढ़ क्या रहे हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रो शब्द आया है इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है, और केमिस्ट्री केमिकल, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल का मतलब बिजली से कुछ केमिकल का काम। कहाँ होता है सब बिजली से केमिकल का काम? अगर आपसे पूछे तो हम बताओ कहाँ होता है। अगर एक सेल है, वो सेल तुम्हें इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा है तो सेल के अंदर कुछ मटेरियल होगा। क्या मटेरियल होगा? उसका कवर होगा, उसके अंदर रॉड होगी ग्रेफाइट की, उसके चारों तरफ कुछ जिंक का कुछ मटेरियल होगा, बहुत सारी चीजें हैं जो होती है। तो केमिकल से क्या बना रहे हो? इलेक्ट्रिकल। ठीक है, जो तुम्हारा रॉकेट के सेल हो गए और बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि तुम्हारा एक उल्टा रेसिप्रोकल, जरा एक एग्जांपल सोचो जो केमिकल से इलेक्ट्रिकल के लिए हो। बहुत है भाई, तुम्हारी कार की बैटरीज हो गई, ठीक है, कार की बैटरीज, मोबाइल की बैटरीज, तो मोबाइल की बैटरीज में केमिकल ही तो होता है और वो केमिकल तुम्हारे किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो केमिकल तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, इलेक्ट्रिक से भी केमिकल एनर्जी बनती है। केमिकल एनर्जी का मतलब केमिकल रिएक्शन हो ना। तो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर दे रहे हो किसी भी सेल में, किसी भी चीज में आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो, किसी भी रिएक्शन में अगर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो तो हाँ, काम चल रहा है आपका, बढ़िया काम चल रहा है, उसमें तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। ठीक है, तो यहां से हमें मोटा मोटा ये समझ में आता है कि हम केमिकल एनर्जी को भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? केमिकल एनर्जी में। ठीक है, तो इनको बाय डिफॉल्ट कुछ टर्म्स से फिर हमें बताया गया। यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज पढ़ेंगे जो कि तुमने 11th में इक्विलिब्रियम में पढ़ा है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमने 11th क्लास में कवर अप करी है और यहाँ पे भी कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, तुम्हारा सबसे फर्स्ट जो तुम्हारा है वो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल तुम्हारा वो सेल होता है बच्चों जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या बनाता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जो बनाता है केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कौन बनाता है? केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी का मतलब क्या होता है? केमिकल एनर्जी का मतलब केमिकल रिएक्शन करना। केमिकल एनर्जी का मतलब केमिकल रिएक्शन करना, वही तो केमिकल एनर्जी है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पे आपके पास एक सेल हो गया, 10th में आपने बना रखा है, ये आपके पास रॉड हो गई और ये आपके पास रॉड हो गई। ठीक है, तो और यहां पे मेरे पास कोई क्या हो गया? कोई मेरे पास वाटर हो गया। मान लो अभी मेरे पास वाटर है, ठीक है, मान लो कि अभी मेरे पास वाटर है ओनली, और ये जो रॉड है मेरे पास, क्या अभी जो मैंने इस कंडक्शन बॉक्स में ये रॉड डाली है, इसे रॉड बोलेंगे कि इलेक्ट्रोड बोलेंगे? ये बताओ पहले, रॉड बोलेंगे कि इलेक्ट्रोड बोलेंगे? तो बच्चों इसे बोलेंगे रॉड। इलेक्ट्रोड कब बोलते हैं वो मैं आपको बताता हूं। इलेक्ट्रोड तब बोलते हैं जब हम इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें और दूसरे वाले को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें। तो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो ये वाला और बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल होगा वो ये वाला। पॉजिटिव टर्मिनल इस वाली रॉड को क्या बना देगा? पॉजिटिव, और नेगेटिव टर्मिनल वाला इसको क्या बना देगा? नेगेटिव। ठीक है, अब रॉड का नाम बताओ। तो रॉड का नाम होता है कैथोड। माइनस वाली को क्या बोलेंगे? कैथोड, और प्लस वाली को क्या बोलेंगे? एनोड। जैसे कि हम जानते हैं कि भाई तुम्हारा माइनस वाली को कैथोड कहा जाता है और प्लस वाली को क्या कहा जाता है? एनोड बोला जाता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं करंट देना स्टार्ट करूं, तो क्या करंट फ्लो होगा? बताओ।
मैंने एक सेल बना दिया, उसमें 2 रॉड हो गई, मैंने बैटरी लगा दी, मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इसको जोड़ दिया, नेगेटिव से इसको जोड़ दिया, पॉजिटिव वाले को एनोड बोलते हैं, नेगेटिव वाले को कैथोड बोलते हैं। पानी इसके अंदर है तो क्या हो पाएगा? तो अधिकतर बच्चों को पानी समझ में आता है कि बस पानी है, कि पानी कोई सा भी ले लिया। केमिस्ट्री में जब भी पानी की बात होती है तो बाय डिफॉल्ट बच्चों डिस्टिल्ड वाटर की बात होती है। किसकी बात होती है? डिस्टिल्ड वाटर, जो आपका डिस्टिल्ड वाटर होता है। केमिस्ट्री में जब भी पानी की बात होती है तो बाय डिफॉल्ट किसकी बात होती है? डिस्टिल्ड वाटर, जिसका पीएच होता है 7, जिसके H+ और OH बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है, उसकी बात होती है बच्चों। तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गया, इसमें ये रॉड हो गई। जैसा कि हमको मालूम है, क्या करंट फ्लो होगा? तो करंट फ्लो नहीं होगा, तो करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर है। डिस्टिल्ड वाटर में इलेक्ट्रोलिसिस करवाना इम्पॉसिबल है। डिस्टिल्ड वाटर में इलेक्ट्रोलिसिस करवाना इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल क्यों है? क्वेश्चन आ सकता है भाई। इम्पॉसिबल इसलिए है क्योंकि न्यूट्रल होता है ये पानी, जिसमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बराबर अमाउंट में होते हैं, ठीक है। अगर बराबर अमाउंट में होते हैं तो वो करंट फ्लो नहीं करेंगे, कुछ कम ज्यादा होना चाहिए। अब तरीका क्या है इसको? तो मतलब की बात यह है हमारी, मतलब की बात यह है कि कोई तरीका तो होगा, कोई तरीका होगा कि हम इसमें देख सकें, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करवा सकें। तो भाई तरीका है, लेकिन तरीका क्या है कि आपको एसिड के कुछ ड्रॉप्स डालने पड़ेंगे। या तो आप H2SO4 डालो, या तो आप क्या डालो? HNO3 डालो, या तो आप क्या डालो? HCl डालो। या तो आप H2SO4 डालो, या तो HNO3 डालो, या तो HCl डालो। उसकी वजह से इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। देखो मैंने क्या बोला, उसकी वजह से इसमें करंट होना शुरू हो जाएगा। इन तीनों की वजह से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर मैं पानी का बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा हूं, पानी का इलेक्ट्रोलिसिस, तो वो HCl से नहीं हो पाता। इसका कारण आगे बताऊंगा जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। हमेशा इलेक्ट्रोलिसिस पानी का किससे हो पाता है? या तो H2SO4 से करो, जिसको किंग ऑफ एसिड बोलते हैं, या तो HNO3 से करो। इन दोनों से ही हो पाएगा, इससे नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब मैंने बता तो दिया है, लेकिन इसको अभी नहीं समझा पाऊंगा जब तक बेसिक नहीं समझोगे। तो इसीलिए बेसिक समझते रहो। हो सकता है कि दूसरी वीडियो में मैं आपको ये समझाऊं कि HCl क्यों यूज नहीं करा जाता पानी का इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए। लेकिन मतलब की बात यह है कि डिटेल में अभी बात नहीं करनी है, बात अभी इंट्रोडक्शन वाली है कि जब करंट देके इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं, करंट देके क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैंने एसिड डाला, एसिड से आयंस बन जाएंगे, और एसिड से जब आयंस बन जाएंगे, आयंस मूव करना शुरू कर देंगे, और आयंस जब मूव करना शुरू कर देंगे तो हमारी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाएगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बन जाएगी, सॉरी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या बन जाएगी? केमिकल एनर्जी। तो वो डिवाइस अभी बस इंट्रोडक्शन है, डिटेल में नहीं, बस ये चीज थोड़ा पोर्शन पता होना चाहिए। ये सारी चीजें आगे आएगी, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो सेल होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, बदल देता है केमिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें बदल देता है? केमिकल एनर्जी में। क्लियर हो गया? इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट, क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। क्लियर हो गया आपको? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट, दूसरा जो है बच्चों वो है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में तुम्हारे ड्राई सेल, फ्यूल सेल, लेड स्टोरेज बैटरी, ये सारी की सारी चीजें बच्चों आप पढ़ोगे, ठीक है। उसमें केमिकल का मटेरियल होता है, तो केमिकल का जब मटेरियल होता है तो उसी से तो इलेक्ट्रिसिटी बनती है आपकी। तो केमिकल से क्या बन रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल से क्या बन रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जो केमिकल से बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उसमें ड्राई सेल आ गया, बैटरी आ गई, लेड स्टोरेज बैटरी आ गई तुम्हारी, फ्यूल सेल आ गया, बहुत सारी चीजें आ गई, मरकरी सेल आ गया। जो सोलर सेल होता है वो तुम्हारा मरकरी सेल होता है, घड़ी का सेल, छोटा सा सेल, मरकरी सेल बोलते हैं उसे। तो ये सारी की सारी चीजें बच्चों किसमें आ गई? ये सारी की सारी चीजें तुम्हारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आ गई।
और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को बच्चों एक साइंटिस्ट के नाम पे भी बोला जाता है। इसे डैनियल सेल भी बोलते हैं, इसे गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, इसे वोल्टेलिक सेल भी बोलते हैं। तो ये चारों के चारों नाम इसी के हैं, ठीक है। तो चाहे डैनियल सेल बोलो, चाहे गैल्वेनिक सेल बोलो, चाहे वोल्टेलिक सेल बोलो, चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलो, तो इनके काम सिर्फ एक ही है, इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट chemical energy into electrical energy. It is a device which convert chemical energy into electrical energy. जो केमिकल एनर्जी को बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर हो गया। तो यहां से हमको ये क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो सेल होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें बदलेगा? केमिकल एनर्जी में। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? जो केमिकल एनर्जी को किसमें बदलेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। आगे पढ़ाऊंगा ये, इससे मत डरना कि क्या बना दिया ये, तो बस ये समझाने के लिए बनाया था कि पानी का डाइल्यूशन नहीं कर सकते। और बाय डिफॉल्ट केमिस्ट्री में, अब बढ़िया केमिस्ट्री जानते हो तुम लोग, 12th के बच्चे हो, तो याद रखना जब भी पानी की बात होगी तो डिस्टिल्ड वाटर होगा। जब भी पानी की बात होगी तो क्या होगा? डिस्टिल्ड वाटर। कहीं कहीं जगह पे जरूरी नहीं है, पर 99.9% केसेस में पानी की बात होती है तो डिस्टिल्ड वाटर होता है आपका, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया आपको, इसको नोट डाउन करो, इतना क्लियर हो गया तो। ओके, तो अब आते हैं तुम्हारे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो तुम्हारा, इसमें क्वेश्चन क्या बन के आ सकता है वो उसकी बात कर लेते हैं, और आया भी है काफी बार, तो बताना जरूरी है। क्या बताना जरूरी है? बताना ये जरूरी है बच्चों कि एक चीज होती है तुम्हारी स्पॉन्टेनियस और एक चीज होती है तुम्हारी नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। तो बच्चों स्पॉन्टेनियस का मीनिंग क्या होता है? स्पॉन्टेनियस का मीनिंग बच्चों ये होता है तुम्हारा जो खुद से चल सके। झरना ऊपर से नीचे जा रहा है, ठीक है, खुद से जा रहा है ना, रैंडमनेस बढ़ रही है ना। आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, एंट्रोपी, रैंडमनेस, डिग्री ऑफ फॉर्मेशन, ये सारी की सारी चीजें आपने पढ़ी होगी, ठीक है। एंथैल्पी, ये सारा कुछ पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स में आपने। तो वहीं से ही आपका निकल के आता है स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। और डेली लाइफ में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे हम ये बोलते हैं कि भाई ये बंदा तो स्पॉन्टेनियस है, ये तो किसी की सुनता ही नहीं है, ये अपनी चलाता है। और कुछ अलग क्या होते हैं? कुछ अलग होते हैं जिसको किसी से कुछ बैर नहीं हो, उसने कुछ बोल दिया, इनोसेंट सा है और वो बोल रहा है ठीक है मैं आपका ये काम कर दूंगा। तो ये सारी की सारी चीजें किस में आती है? नॉन स्पॉन्टेनियस। नेचर से उल्टा काम अगर करवाओगे तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस, और नेचुरली काम अगर होने दोगे तो वो क्या होगा? स्पॉन्टेनियस। तो क्लियर हो गया आपको। जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, मुझे पैशन है स्टडी का, तो मैं आपके लिए वीडियो भी बना रहा हूं, मैं आपको क्या बोलते हैं नोट्स दूंगा आपको, ठीक है, पीडीएफ बना कर दूंगा, जो भी चीजें होगी, क्योंकि हम अपना काम जानते हैं और हमें अपने काम से प्यार है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि यहीं तक नहीं आगे रुकेगा ये प्रोसेस पूरा सिलेबस तक जाएगा, पूरा 12th का सिलेबस नेट पे डलेगा, और उसकी टेंशन मत लेना, भले ही टाइम ज़्यादा लग जाए लेकिन सिलेबस पूरा नेट पे डलेगा आपका, ठीक है। यूट्यूब पे कभी भी आप देख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं आने वाली है। तो ये सारी की सारी चीज़ें किस में आ रही है बच्चों? स्पॉन्टेनियस में आ रही है। किस में आ रही है? स्पॉन्टेनियस। लेकिन मेरे नेचर के विरुद्ध कोई मेरे से काम करवा दे कि भाई नहीं बनानी तुझे, ठीक है, कोई मुझे मना करके देखे, तो मैं अगर उसकी बात ना मानूं, मैं अपनी स्पॉन्टेनियस पर हूं, लेकिन मैं उसकी बात मान लूं और मैं रोक देता हूं ये सारा का सारा काम, तो ये किस चीज में आ जाता है? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो जो चीजें खुद से हो रही है वो स्पॉन्टेनियस, और जो चीजें खुद से नहीं हो रही है वो नॉन स्पॉन्टेनियस। अब काम की बात सुनो, ये आप पहले से ही जानते थे, बस थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन करा कुछ बच्चों के लिए। काम की बात सुनो। काम की बात यह है कि आपने 11th में गिब्स एनर्जी पढ़ा है। गिब्स एनर्जी या तो गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी यूजफुल काम के लिए काम आ सके, जो किसी यूजफुल वर्क के लिए हो सके, वो गिब्स एनर्जी होती है। तो गिब्स एनर्जी में बच्चों आपका डेल्टा जी उसका सिंबल होता है, और गिब्स एनर्जी का डेल्टा जी हमें स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस बताता है, ठीक है। तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा
कि जब भी डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव में हो, जब भी डेल्टा जी की वैल्यू किसमें हो, नेगेटिव में, तो नेगेटिव का मतलब होता है स्पॉन्टेनियस। क्या होता है? स्पॉन्टेनियस। और डेल्टा जी की वैल्यू जब भी किसमें हो, प्लस में, तो वो क्या होता है? नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी की वैल्यू जब भी क्या होगी, नेगेटिव में होगी, वैल्यू माइनस में जा रही होगी, 1 से कम जा रही होगी, या सॉरी 0 से कम जा रही होगी, मतलब माइनस में जाएगी। अगर माइनस में जाएगी तो क्या बोलेंगे बताओ? स्पॉन्टेनियस। और अगर प्लस में जाएगी तो क्या बोलेंगे? नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है। और अगर 0 के बराबर होगी तो इक्विलिब्रियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इक्विलिब्रियम। तो हमें उस बात से मतलब नहीं है, हमें जरा दो चीजों से मतलब है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। मैंने आपको पढ़ाया इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और दूसरा पढ़ाया मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मैंने आपको पढ़ाया इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और क्या पढ़ाया? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जैसे कि मैंने बताया आपको कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल वो सेल होता है जो केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, जैसे यहां पे मैंने बैटरी लगा दी, पॉजिटिव नेगेटिव, और यहां पे रॉड से जोड़ दिया मैंने, इस तरीके से रॉड से जोड़ दिया। ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी अगर बनेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से अगर क्या बनेगी? केमिकल एनर्जी, तो उसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। यही समझाया था मैंने आपको। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना दो, कोई भी मोबाइल की बैटरी बना दो। ठीक है। ये मैंने कोई बैटरी बना दी आपकी, ठीक है, और ये मैंने बल्ब लगा दिया, बल्ब अभी ग्लो कर रहा है। ठीक है। और यहाँ पे मैंने स्विच ऑफ स्विच ऑन का बना रखा है, तो बल्ब अभी क्या कर रहा है? ग्लो कर रहा है। ठीक है। बल्ब अभी क्या कर रहा है? ग्लो कर रहा है। और यहाँ पे मैंने क्या लगा रखी है? यहाँ पे मैंने कुछ बैटरी लगा रखी है, और इलेक्ट्रिसिटी देने पर ये काम हो रहा है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी बना रही है, पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने पर काम हो रहा है, जबरदस्ती काम हो रहा है, वो ये चीज करना नहीं चाहता। आया आपको समझ में? तो बताओ, जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बन रही है, तो केमिकल एनर्जी क्या बिना इसके बन सकती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, जो मैं बिजली दे रहा हूं, जो मैं करंट दे रहा हूं, करंट बिना दिए के इलेक्ट्रोलिसिस हो सकता है? तो पॉसिबल नहीं है, तो करंट देना पड़ेगा। तो करंट एक्सटर्नल सोर्स हो गया। ये केमिकल नहीं चाहता एनर्जी बनाना, पर तब भी इसको जबरदस्ती बनानी पड़ रही है। तो बताओ, ये स्पॉन्टेनियस में आ गया कि नॉन स्पॉन्टेनियस में आ गया? ये आ गया बच्चों नॉन स्पॉन्टेनियस में। और यही तुम्हारे पेपर में पूछा जाता है कि इसकी डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, तो पॉजिटिव में लिखोगे, नॉन स्पॉन्टेनियस लिखोगे। क्या लिखोगे? नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर बल्ब जलना नहीं चाहता तो ना जले, कोई बात नहीं, हम नहीं जला रहे उसे, हमने ऑफ कर दिया। लेकिन अंदर केमिकल अपना काम हमेशा करता रहता है, अंदर केमिकल में आयंस हमेशा बनते रहते हैं, फ्लो करते रहते हैं। ठीक है। हाँ, वो अलग बात है, टर्मिनल से बल्ब जोड़ोगे तो जल जाएगा, ऑफ करोगे ऑन करोगे तो बल्ब जल जाएगा, लेकिन अंदर का जो मटेरियल है वो ऑलवेज प्रोसेस में चलता रहता है। ठीक है। आपकी मान लो गाड़ी है या आपका मोबाइल है, मोबाइल से अच्छा समझोगे, आपका मोबाइल है, आपने रात को रख दिया, सुबह को आपको बैटरी कम मिलेगी। क्यों कम मिलेगी? क्योंकि भाई बैटरी आपकी काम करती जा रही है। आप बैटरी को काम करने से रोक नहीं सकते, बैटरी अपना काम करेगी, चाहे आप यूज करो चाहे आप यूज ना करो। तो बताओ, ये चीज स्पॉन्टेनियस में आ गई कि नॉन स्पॉन्टेनियस में आ गई? ये चीज स्पॉन्टेनियस में आ गई कि नॉन स्पॉन्टेनियस? तो बच्चों, ये चीज आ गई तुम्हारी स्पॉन्टेनियस में। तो यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू बताओ क्या होगी? नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी? तो यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू होगी नेगेटिव, तो यहाँ पे हम डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं। तो क्लियर हो गया आपको? ये क्वेश्चन आता है पेपर में, क्वेश्चन पेपर में ये आता है कि इन दोनों प्रोसेस में से स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन सा है? तो इन दोनों प्रोसेस में से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो क्लियर हो गया आपको? ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, तो इसको नोट डाउन करें, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस का प्रोसेस। फिर हम आगे करते हैं, टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। देखो बच्चों, बात ऐसी है कि हम इस चैप्टर को 2 पार्ट में तोड़ेंगे।
एक होगा पार्ट ए और एक होगा पार्ट बी। तो पार्ट ए में हम सीखेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में और पार्ट बी में हम सीखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, ठीक है। तो पार्ट ए आपका शुरू करते हैं, पार्ट ए आपका शुरू करते हैं जो कि है इलेक्ट्रोलिटिक सेल वाला, ठीक है। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल हमको पढ़ना है बच्चों। और आपको बता दें जानकारी के लिए, पहले से आपको जरा मैं प्रिपेयर कर दूं क्योंकि जो चीजें आने वाली है, तो नोट करके लिखना, नोट करके लिखना स्टेबिलिटी, नोट करके लिखना स्टेबिलिटी। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा 11th और 10th के बेसिस पर, उसमें से आपको मुझे बताना है कि कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, कौन कम स्टेबल होता है। उसके बिना आगे बढ़ना बेकार होगा, ठीक है। तो आप मुझे बताना कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, कौन कम स्टेबल होता है। तो अगर मैं बोलूँ Na प्लस और Na माइनस, वैसे माइनस कभी होता नहीं है, और Na2 मान लो। आप ये बताओ नेचर में Na स्टेबल होता है, Na प्लस स्टेबल होता है कि Na2 स्टेबल होता है? नेचर में Na स्टेबल होता है कि Na प्लस स्टेबल होता है कि Na2 स्टेबल होता है? तो जैसा कि हम जानते हैं, हमने 1 से लेकर 20 तक तो पढ़े हुए हैं। 11 नंबर पे कभी भी सोडियम का ऐसा नहीं लिखा गया है, 11 नंबर पे कभी भी सोडियम को Na2 नहीं लिखा गया है। हमेशा आपने सोडियम जब भी पढ़ा है, चाहे आपने NaCl पढ़ा हो, चाहे आपने NaOH पढ़ा हो, आपने Na ही पढ़ा है, आपने Na ही पढ़ा है, ठीक है। ज्यादातर आपका Na ही बनता है, तो Na आपका स्टेबल होता है, Na आपका क्या होता है? स्टेबल। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ आपको? और एक चीज और सुनो, अगर मेरे पास Na प्लस आ गया और मुझे उसको स्टेबल करना है, मुझे उसको Na बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? अगर मेरे पास Na प्लस आ गया और मेरे पास यहाँ पे Na है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसको स्टेबिलिटी देने के लिए? तो पहले नॉलेज की बात कर लेते हैं। हमें पता है कि Na की कन्फिग्रेशन कितनी होती है? Na की कन्फिग्रेशन होती है 2,8,1 और Na पॉजिटिव की कन्फिग्रेशन क्या होती है? Na पॉजिटिव की कन्फिग्रेशन होती है 2,8। वो 1 लूज कर चुका होता है जब हम नोबल गैस बनाते हैं, ठीक है। करा हुआ है आपने, 10th में भी करा हुआ है, 11th में भी करा हुआ है, ठीक है। जब हम एक इलेक्ट्रॉन आखिरी का लूज करते हैं, जब हम एक इलेक्ट्रॉन आखिरी का क्या करते हैं? लूज करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन आखिरी का जब लूज करेंगे तो 2,8 बन जाएगा और उसके ऊपर +1 वैलेंसी आ जाएगी, ये सब जानते हैं, ठीक है। तो इसको दोबारा ऐसे कैसे बनाया जाए? तो सही सोच रहे हो आप। अब भाई उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा है तो उसको दोबारा गेन करा दो। अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा है, दोबारा उसको गेन करा के क्या बना दो? सोडियम बना दो, ठीक है। तो दोबारा उसको हम एक इलेक्ट्रॉन क्या करा देंगे? गेन करा देंगे। अभी कन्फिग्रेशन क्या है? 2,8। एक और गेन कर लेगा तो क्या बन जाएगा? सोडियम, और ये स्टेबल स्टेट में आ जाएगा। और K,L,M क्या बन गया? 2,8,1। तो पता चला अनस्टेबल को स्टेबल बनाने का तरीका। अब आपके माइंड में सवाल उठ रहा होगा कि सर बात ऐसी है कि यहाँ पे तो 8 है और हमें पता है कि नोबल गैस स्टेबल होती है। तो इसका मैं आपको जवाब देता हूँ, हाँ ये अकेले में स्टेबल है, मानता हूं कि Na पॉजिटिव अकेले में स्टेबल है, लेकिन कब तक उसे माइनस नहीं मिलेगा? बताओ। कभी ना कभी तो उसे माइनस मिल जाएगा, और वो माइनस से क्या हो जाएगा? माइनस से वो अट्रैक्ट हो जाएगा, कभी ना कभी तो अट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए Na पॉजिटिव भी अनस्टेबल है, इसलिए Na पॉजिटिव भी क्या है? अनस्टेबल है। अनस्टेबल इसलिए है क्योंकि अगर उसको कोई नेगेटिव स्पीसीज मिल गई तो वो उससे अट्रैक्ट हो जाएगा, तो हम उसे अट्रैक्ट होने नहीं देंगे। तो अगर हम उसको अट्रैक्ट होने नहीं देंगे तो भाई हमें उसे सोडियम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? टॉपिक क्लियर है आपको? एक और बताएंगे? एक और बताते हैं, चलो। तुम्हारा मैग्नीशियम, एक बार ये मैग्नीशियम है, एक बार ये मैग्नीशियम है, और ये Mg2 है या Mg3 है। तो बताओ कौन सा ज़्यादा स्टेबल है? तो बताओ कौन सा ज़्यादा स्टेबल है चारों में से? तो ज़्यादा जो स्टेबल है बच्चों वो है हमारा मैग्नीशियम। आयन वाला कभी भी स्टेबल नहीं होता, और मैग्नीशियम जब भी लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाता है?
अकेले में लिखा जाता है, कभी 2 और 3 के साथ नहीं लिखा जाता मैग्नीशियम। तो हमेशा याद रखना मैग्नीशियम जब भी स्टेबल होगा उसके साथ ना तो कोई आयन आना चाहिए, ना तो उसके साथ कोई सब्सक्रिप्ट में नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो अगर मुझे मान लो, अगर मुझे Mg2 पॉजिटिव को बनाना है दोबारा से Mg, जिसकी Mg की कन्फिग्रेशन 2,8,2 होती है, उसने लूज करके 2 पॉजिटिव कर लिया, 2,8 कर लिया, लेकिन मुझे दोबारा से उसे Mg बनाना है, मुझे दोबारा से 2,8,2 बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मुझे करना ये पड़ेगा कि मुझे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन गेन करवाने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करवाने पड़ेंगे? गेन, और ये Mg बन जाएगा, 2,8,2 बन जाएगा, 2,8,2 बन जाएगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया आपको, ठीक है। बस इतने एग्जाम्पल काफ़ी हैं आपको समझाने के लिए डिटेल में। अब बाकी आप बताओ, अब लगातार बताते रहो, ठीक है। 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th। चलो बताओ, PB, PB2, PB2 प्लस PB3 कौन ज़्यादा स्टेबल है? PB स्टेबल है, PB2 स्टेबल है, PB2 प्लस स्टेबल है कि PB3 स्टेबल है? तो कभी भी आयन तो स्टेबल होगा नहीं, बात आती है नंबर में, तो सब्सक्रिप्ट में कभी नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। सब्सक्रिप्ट में कभी नंबर नहीं होना चाहिए। तो आपका लेड आपका स्टेबल है, आपका लेड स्टेबल है, ठीक है। क्लियर हो गया? लेड स्टेबल है आपका। यहाँ पे आ जाओ, कॉपर Cu2 पॉजिटिव, Cu2, Cu3, तो हमेशा लेड आपका क्या रहेगा? स्टेबल रहेगा। ये सब स्टेबल नहीं रहेंगे, सॉरी, कॉपर आपके स्टेबल नहीं रहेंगे, ये वाला कॉपर आपका स्टेबल रहेगा, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया। जिंक पर आ जाओ, जिंक Zn2 प्लस Zn2, Zn3 कौन ज़्यादा स्टेबल होगा बताओ? जिंक ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर, सिल्वर और Ag प्लस और Ag2 कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? सिल्वर ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ से आपको एक बात पकड़ में आई होगी बच्चों कि जो भी आपके मेटल्स है ना, सोडियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, लेड मेटल है, कॉपर मेटल है, जिंक मेटल है, सिल्वर मेटल है, तो ये सारे के सारे जो मेटल हैं आपके, ये हमेशा नेचर में आपको ऐसे मिलने वाले हैं, ना तो इनके बगल में सब्सक्रिप्ट में कोई नंबर होगा, ना तो इनके ऊपर कोई आयन होगा, ये हमेशा ऐसे में स्टेबल रहता है। और वहीं पर अगर बात करें, वहीं पर ही अगर बात करें आपकी क्लोरीन की, Cl नेगेटिव और Cl2 या Cl3, बताओ कौन स्टेबल है? Cl स्टेबल है, Cl नेगेटिव स्टेबल है, और लिख देता हूं मैं ऑक्सीजन O2 नेगेटिव, O2 या O3, ये O3 को रहने दो अभी, या तो N2, N3 नेगेटिव, Br2, Br नेगेटिव। बताओ इनमें से कौन स्टेबल है? तो बच्चों इनमें से जो स्टेबल है वो है Cl2, इसमें से जो स्टेबल है वो है O2, इसमें से जो स्टेबल है वो है N2, और इसमें से जो स्टेबल है वो है Br2। तो देखो बच्चों, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि आप नेचर में कोई भी गैस ले लो, ज़्यादातर आप नेचर में कोई भी गैस ले लो, तो सारी की सारी जो गैसेज हैं बच्चों, आपकी सारी की सारी जो गैसेज हैं वो हमेशा डुप्लेट बनाती है, वो अपने साथी के साथ जुड़ी हुई रहती है। तो जैसे ही क्लोरीन Cl नेगेटिव से जैसे क्लोरीन बनेगा, ठीक है, तो जैसे ही क्लोरीन दूसरे क्लोरीन को देखेगा तो वो उससे जुड़ जाएगा और Cl2 बनाएगा, क्योंकि वो उसमें स्टेबल होता है। तो जो भी हमारी गैसेज होती है वो हमेशा 2 के फॉर्म में स्टेबल रहती है। तो इसका आंसर हो गया Cl2, इसका आंसर हो गया Cl2, इसका आंसर हो गया O2। इन तीनों में से बताओ, इन तीनों में से N2 और इन तीनों में से Br2। तो यहाँ से हमें एक चीज मालूम पड़ी कि जब भी हमारी गैसेज होगी बाय नेचर, जब भी हमारी गैसेज अगर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में आती है तो वो हमेशा Cl2, N2, O2, Br2 की फॉर्म में लिखी जाएगी, ठीक है, फाइनल जो प्रोसेस होगा उसमें। तो क्लियर हो गया आपको इतना, ठीक है। इसके बिना आगे बढ़ना बेकार है। तो अगर किसी को समझ में ना आया हो तो नीचे तो मेरा नंबर रहता ही है डिस्क्रिप्शन में, तो आप कॉल कर सकते हो मुझे या मैसेज कर सकते हो। और दूसरी बात ये हो गई कि वीडियो रिपीट करके देख लो दोबारा से, जहाँ से समझ में आए वहाँ से दोबारा देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको नोट डाउन करो, फिर हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। इसको नोट डाउन करो।
अब आते हैं बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस के मैकेनिज्म पर, जो कि हमारा इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए। आते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के ऊपर। तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस ऐसा है कि यहाँ पे मैंने एक कंटेनर बनाया, समझाने के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ। एक एग्जांपल, यहाँ पे मैंने एक कंटेनर बनाया, उस कंटेनर में बच्चों मैंने रॉड डाल दी, ये रॉड हो गई, ठीक है। जब तक करंट नहीं देंगे तब तक रॉड है, और जब करंट दे देंगे तो इसे इलेक्ट्रोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड। और इसको जोड़ देंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और ये जुड़ जाएगा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है। ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल और ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल। जो और इसमें हम कुछ मिला के रखेंगे। इसमें मान लो कुछ हमने इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, AB इलेक्ट्रोलाइट। मैंने आपको समझाया था कि करंट फ्लो करने के लिए अंदर के कंडक्शन के लिए इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है। इलेक्ट्रोलाइट दो तरीके के होते हैं, इक्विलिब्रियम में पढ़ रखा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो आयंस ज्यादा देंगे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और जो आयंस कम देंगे उसे वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ये हमको मालूम है। तो स्टार्ट करते हैं आपका प्रोसेस, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया तुम्हारा नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। जो पॉजिटिव रॉड हो जाती है उसे बोलते हैं एनोड, उसे क्या बोलते हैं? एनोड। और जो नेगेटिव रॉड होती है उसे क्या बोलते हैं? कैथोड। ये सब हमको मालूम है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट इसके प्रोसेस पर। तो जब प्रोसेस करेंगे बच्चों, मैं AB को उठा के इसके अंदर डाल दूंगा, तो A और B टूटेंगे, डिसोशिएट होंगे, और डिसोशिएट होने पे हमें A पॉजिटिव मिलेगा और B नेगेटिव मिलेगा। हमें A पॉजिटिव मिलेगा और B क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। A पॉजिटिव और B क्या मिलेगा? नेगेटिव, ठीक है। तो अब ये बताओ कि A पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कौन सी रॉड पे जाना पसंद करेगा? प्लस वाली रॉड पे चिपकना पसंद करेगा कि माइनस वाली रॉड पे चिपकना पसंद करेगा? कैथोड पे चिपकना पसंद करेगा? बताओ। आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो कि आप AB देख रहे हो, वो अंदर जाकर सॉल्यूशन में चले गया, तो A पॉजिटिव बना, B नेगेटिव बना। तो आप ये बताओ, A पॉजिटिव जो है क्या वो कैथोड पे चिपकेगा या वो एनोड पे चिपकेगा? कैथोड पे चिपकेगा या तो एनोड पे चिपकेगा। तो जाहिर सी बात है, हमको मालूम है कि भाई अलग नेचर वाले चिपकते हैं, अलग नेचर वाले चिपकते हैं, ठीक है। अलग नेचर का क्या मतलब है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे से चिपकेंगे, और ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव एक दूसरे से चिपकेंगे। मतलब B नेगेटिव चले जाएगा एनोड की तरफ और A पॉजिटिव चले जाएगा कैथोड की तरफ। ये हमको मालूम है, ठीक है। तो प्रोसेस कैसे करते हैं मैं आपको आगे एग्जांपल करवाऊंगा काफी। तो इसी से समझते हैं हम एक एग्जांपल। मान लो NaCl है हमारे पास, NaCl हम समझते हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग लिखते हैं, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस AB जो इलेक्ट्रोलाइट होगा उसमें करंट पास कराएंगे। इसकी जगह पे कुछ भी हो सकता है, इसकी जगह पे आपको कुछ भी गिवन हो सकता है, या तो NaCl गिवन हो, या तो PbBr2 गिवन हो, या तो कॉपर सल्फेट गिवन हो, या तो जिंक सल्फेट गिवन हो, या तो सिल्वर सल्फेट गिवन हो। सारी चीजें, सिल्वर क्लोराइड गिवन हो, तो सारी चीजें तुम्हारी यहीं पर ही आ गई। एक जर्नल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। एक जर्नल रिएक्शन करा रहा हूं, तो जर्नल के लिए AB मान के कर लो तो कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। इसकी जगह पे हम बहुत सारी चीजें रख सकते हैं, जैसे कि अभी मैं NaCl आपको रख के दिखाऊंगा। तो ये टूटेगा तुम्हारा A पॉजिटिव में और ये टूटेगा तुम्हारा B नेगेटिव में। जो बच्चों A पॉजिटिव होता है तुम्हारा, मान लो NaCl रख दिया मैंने और मैंने करंट पास करा दिया। क्या पास करा दिया? करंट। तो बताओ Na किस में टूटेगा? Na टूटेगा Na पॉजिटिव में, और Cl किस में टूटेगा? Cl टूटेगा Cl नेगेटिव में। हमको ये मालूम है, ठीक है। तो जो ये पॉजिटिव वाले होते हैं इसे बोलते हैं कैटायन। क्या बोलते हैं? कैटायन। और नेगेटिव वाले को क्या बोलते हैं? एनायन। पॉजिटिव वाले को बोलते हैं कैटायन और नेगेटिव वाले को क्या बोलते हैं? एनायन, ठीक है। तो कैटायन कैथोड पे जाता है, ऐसे याद रख सकते हो, CC। कैटायन कैथोड पे जाता है। कैटायन पॉजिटिव वाले को बोलते हैं, और कैटायन कहां जाता है? कैथोड पे जाता है। कहां पे जाता है? कैथोड। कैथोड क्या होती है? नेगेटिव। और एनायन बोलो, एनायन एनोड पर जाता है। एनायन कहां पे जाता है? एनोड पर जाता है। तो ये याद रखना, कैटायन कैथोड पर जाता है और एनायन एनोड पर जाता है।
क्या करने जाता है भाई, पार्टी बनाने जाएगा क्या? तो कैटायन जाता है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए, कि भाई मेरे से इलेक्ट्रॉन, पक्का सही बात है। देख लो यहां पे पॉजिटिव है कैटायन, कैथोड नेगेटिव है, और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो तो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इलेक्ट्रॉन रिच, तो इलेक्ट्रॉन लेने जा रहा है, याद रखना, इलेक्ट्रॉन लेने, इलेक्ट्रॉन गेन करने जा रहा है। क्लियर? तो जब भी आपका कोई पॉजिटिव कैटायन, ठीक है, जब भी आपका कैटायन कैथोड की तरफ जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। दूसरा एनायन जो है, एनायन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज। तो माइनस वाले इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और प्लस वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? गेन करेंगे। तो इतनी बात समझ में आई आपको? तो जब मैं ए बी में करंट दूंगा और ए बी ए पॉजिटिव में और बी नेगेटिव में टूटेगा, उसका एग्जांपल मैंने NaCl से लिया, तो Na पॉजिटिव टूटेगा और Cl नेगेटिव टूटेगा, तो पॉजिटिव वाले को क्या बोलेंगे? कैटायन, जो कहां जाएगा? कैथोड की तरफ, और नेगेटिव वाले को क्या बोलेंगे? एनायन, जो जाएगा एनोड की तरफ। तो जब वो कैथोड की तरफ जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जब वो कैथोड की तरफ जाएगा तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और जब वो एनोड की तरफ जाएगा, ये माइनस वाला एनोड की तरफ जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लूज करेगा। तो इतना क्लियर हो गया आपको? इतना क्लियर है? तो इतना क्लियर हो गया आपको? ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आते हैं बात पर। बात यह है कि जैसे ये गया तुम्हारा कैटायन कहां पे? कैथोड पर। तो हम यहां पे लिखते हैं अब नेक्स्ट स्टेप, समझा रहा हूं आपको नेक्स्ट स्टेप, जो कि हम एग्जांपल में फॉलो करेंगे, ऐसे ही फॉलो करेंगे। तो डायग्राम बार बार बनाएंगे नहीं, सीधा लिखेंगे ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस करंट देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव में तोड़ेंगे, ठीक है। और आ जाओ अब आगे सुनो। फिर लिखेंगे रिएक्शन एट कैथोड, रिएक्शन एट कैथोड, क्या लिखेंगे? रिएक्शन एट कैथोड। तो ए पॉजिटिव गया कैथोड पर इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉन ले और वो ए बन जाएगा। ए पॉजिटिव गया इलेक्ट्रॉन लेने के लिए और इलेक्ट्रॉन मिल गया उसे और वो ए बन गया। पॉजिटिव को जैसे इलेक्ट्रॉन मिला वो क्या बन गया? ए बन गया। अनस्टेबल से क्या हो गया? अनस्टेबल से स्टेबल हो गया, अनस्टेबल से स्टेबल हो गया। तो बच्चों उसे बोलते हैं प्राइमरी चेंज, उसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी चेंज। जब इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और अनस्टेबलता इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और उसका आयन जो है वो हट जाता है, उसका आयन जो है वो हट जाता है, पॉजिटिव उससे हट जाएगा, तो उसको बोलेंगे प्राइमरी चेंज। क्या बोलेंगे? प्राइमरी चेंज। हो सकता है स्टेबल हो या ना हो सकता है स्टेबल हो या ना हो, पर हम मेटल्स को एक ही स्टेप में स्टेबल मान के चलते हैं, तो हम यहाँ पे स्टेबल लिख देते हैं। यही केस हम सोडियम में लगाते हैं, जरा देखते हैं सोडियम में होगा कि नहीं होगा। Na पॉजिटिव को ले जाते हैं, Na पॉजिटिव जो कि अभी क्या है आपका? अनस्टेबल। तो अगर ये आपका अनस्टेबल है तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन, और ये सोडियम बन जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि सोडियम नेचर में कैसा मिलता है आपको सोडियम Na मिलता है कि Na+ मिलता है कि Na2 मिलता है? कैसा मिलता है? Na मिलता है कि Na+ मिलता है कि Na2 मिलता है? तो आपको Na मिलता है। कैसा मिलता है? Na। तो अगर वो Na मिलता है तो ये तो स्टेबल है, तो मतलब मुझे और कोई स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं है, बस प्राइमरी चेंज में काम आ गया। तो क्लियर हो गया आपको? तो मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं और प्राइमरी चेंज में ही काम हो जाता है। एक होता है बच्चों प्राइमरी चेंज, जिसको मैंने PC से लिखा, और एक होता है सेकेंडरी चेंज। जरूरत पड़ती है तो सेकेंडरी चेंज करते हैं, और जरूरत नहीं पड़ती तो प्राइमरी चेंज से ही काम चल जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? नेक्स्ट आ जाओ बच्चों क्लोरीन पे, Cl नेगेटिव पर। तो रिएक्शन एट एनोड, Cl नेगेटिव जो कि नेगेटिव नेचर का है वो कहां जाएगा? एनोड की तरफ, पॉजिटिव वाले हिस्से पर। तो अगर वो पॉजिटिव वाले हिस्से पर जाएगा तो देखो क्या होगा? Cl नेगेटिव। तो Cl नेगेटिव अपने में से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Cl नेगेटिव अपने में से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा। अब सवाल यह है कि Cl क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2,8,7, ये हम जानते हैं, ठीक है।
Cl नेगेटिव कब बनता है? जब 2,8,8 हो जाता है, ठीक है। दोबारा उसको Cl बनने के लिए क्या चाहिए? देखो ध्यान से देखो, Cl जो है वो है 2,8,7, ठीक है। Cl नेगेटिव जो है वो क्या है? 2,8,8 उसकी कन्फिग्रेशन होती है। मैं उसको दोबारा से Cl बनाना चाहता हूँ, मैं उसको Cl नेगेटिव से दोबारा क्या बनाना चाहता हूँ? Cl बनाना चाहता हूँ। तो मुझे 8 को 7 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज कराऊं, 2 कराऊं कि 3 कराऊं? तो 8 में से 1 लूज करा दो, 7 बन जाएगा सर, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन में लूज करा दूंगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कराऊंगा तो ये बन जाएगा Cl, ये बन जाएगा आपका Cl। अब आ जाओ बात पर, ये Cl पे स्टेबल होता है कि Cl नेगेटिव पे स्टेबल होता है कि Cl2 पर स्टेबल होता है? गैस है बच्चों, गैस है, गैस। तो जैसा कि आप अगर शुरू से देख रहे हो तो आपको पता होगा कि जो भी गैस होती है वो कैसे फॉर्म में होती है? हमेशा दूसरा मॉलिक्यूल ढूंढ के Cl2 बना देती है, N2 बना देती है, O2 बना देती है। तो मतलब ये चीज अनस्टेबल थी, ये चीज अनस्टेबल थी, ये चीज भी अनस्टेबल है, प्राइमरी चेंज में अनस्टेबल मिला है। अगर प्राइमरी चेंज में ही मुझे स्टेबल मिल गया, अगर प्राइमरी चेंज में ही मुझे स्टेबल मिल गया तो मुझे सेकेंडरी दिखाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन यहाँ पे मुझे सेकेंडरी दिखाने की जरूरत है क्योंकि पहले स्टेप में प्राइमरी चेंज में वो स्टेबल नहीं आए हैं। क्लियर हो गया? तो मैं इसको 2 तरीके से दिखा सकता हूँ, आपको दोनों में से जो पसंद हो वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों में से जो भी पसंद हो वो अप्लाई कर सकते हो। तो या तो आप इसको ऐसे लिखो, एक Cl नेगेटिव ने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो Cl बना, Cl बना। तो अगर मैं 2 ले लूँ तो 2 Cl नेगेटिव। तो बताओ एक Cl नेगेटिव ने 1 निकाला तो 2 Cl नेगेटिव कितने निकालेंगे इलेक्ट्रॉन? 2 निकालेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो यहाँ पे Cl2 गैस बन जाएगा आपका, जो कि सेकेंडरी चेंज में आता है, जो कि किस में आता है? सेकेंडरी चेंज में आता है। अब बताओ स्टेबल है कि अनस्टेबल? स्टेबल है। तो क्लियर हो गया आपको? या तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते थे कि हमारे सेल में जैसे ही Cl नेगेटिव यहाँ पे पहुंचा उसे 1 Cl मिला, 1 Cl मिला, एक और Cl नेगेटिव जब इधर पहुंचा तो उसे 1 और Cl मिला, और 2 Cl ने आपस में मिलके Cl2 बना लिया, क्लोरीन गैस बना ली, ठीक है। तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो। अगर ऐसे नहीं दिखाना चाहते हो तो ऐसे दिखा दो, 1 क्लोरीन बन गया ना, तो 1 क्लोरीन बना, दूसरे क्लोरीन ने 1 क्लोरीन को ढूंढ लिया और दोनों ने मिलकर क्या बना लिया? Cl2 बना लिया। ये भी तुम्हारा सेकेंडरी चेंज में आया। तो क्लियर हुआ आपको कि किस तरीके से दिखाते हैं? तो भाई ये है डेटा तुम्हारा इलेक्ट्रोलिसिस का। तो जब भी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को अगर तुम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में ला रहे हो तो सबसे पहले उसको पॉजिटिव नेगेटिव में तोड़ना पड़ता है। जैसे ही वो पॉजिटिव नेगेटिव में टूट जाता है तो पॉजिटिव वाले को कैटाइन बोलते हैं और नेगेटिव वाले को क्या बोलते हैं? एनाइन बोलते हैं। पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रॉन गेन करता है, नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है। पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल बनता है, पहले स्टेप में हो गया तो प्राइमरी चेंज, अगर नहीं हो पाया तो तब हम सेकंड स्टेप लगाते हैं जिसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी चेंज। और रिएक्शन है एनोड पर, Cl नेगेटिव 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो तभी वह अनस्टेबल है क्योंकि गैस तो हमेशा Cl2 की फॉर्म में होती है, तो प्राइमरी चेंज में तो नहीं हो पाया, तो मैं रिएक्शन को 2 से क्या करा देता हूँ? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे Cl2 बन जाएगा। आगे 2 नहीं लगाओगे, गैस में हमेशा पीछे 2 लगता है, तो भले ही सामने यहाँ पे 2 लगाओगे पर यहाँ पे 2 यहाँ पे लास्ट में लगाना पड़ेगा आपको। तो क्लियर हो गया आपको? कोई दिक्कत की बात नहीं, क्लियर हो गया, ठीक है। तो करें इसका एक एग्जांपल, इसको नोट डाउन कर लो, फिर एग्जांपल करते हैं एक। तो बच्चों आपने वो नोट कर लिया होगा उम्मीद के अनुसार, शायद, ठीक है। अब आते हैं तुम्हारे नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि है तुम्हारा एग्जांपल्स हैं कुछ इलेक्ट्रोलिसिस के, और पेपर में आ भी सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। तो हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाने वाले हैं PbBr2 का। किसका करवाने वाले हैं? PbBr2 का। तो चलो इलेक्ट्रोलिसिस देखते हैं इसका। तो सबसे पहला स्टेप, अगर एग्जांपल सीख चुके हो ध्यान से, अगर ध्यान से एग्जांपल सुना है तो बताओ सबसे पहला स्टेप क्या लिखते हैं? डायग्राम मत बनाना, ठीक है, डायग्राम के बिना करते हैं अब 12th क्लास में, वो 10th का था जितना था डायग्राम आपको बनाना था। तो सीधा लिखना है यहाँ पे ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस में सबसे पहले हम PbBr2 जो कि मोल्टन स्टेट में, मोल्टन का मतलब हो गया नो लिक्विड, मतलब पानी नहीं है, पानी अपसेंट है, वाटर आपका अपसेंट है, बस PbBr2 पिघला हुआ है, मोल्टन का मतलब ये होता है,
ठीक है, तो यहाँ पे हम L लगाएंगे, ठीक है, L लगा देंगे। मोल्टन मतलब L लगाना है, ठीक है, एक्वस मत लगा देना। तो हम इसमें करंट देंगे, हम इसमें क्या देंगे, करंट देंगे। तो जैसे ही बच्चों हम इसमें करंट देंगे तो करंट से हमें यह मालूम हुआ कि ये टूट जाएगा तुम्हारा Pb2 पॉजिटिव में और ये टूट जाएगा तुम्हारा Br नेगेटिव पर। अब Br है कितने, नीचे देखो कितने हैं, 2, तो इसके आगे 2 लगाएंगे। जब भी कोई नेगेटिव स्पीसीज, जब भी कोई गैस अगर टूटती है और वो नेगेटिव स्पीसीज पे आती है और उस गैस के नीचे सब्सक्रिप्ट में कोई नंबर होता है और अगर वो नेगेटिव स्पीसीज में लिखी जा चुकी है तो उसका सब्सक्रिप्ट वाला नंबर आगे लिखा जाएगा। तो उसका सब्सक्रिप्ट वाला नंबर कहाँ लिखा जाएगा, आगे लिखा जाएगा। 3 होता तो 3 आगे लिख देते हैं। क्लियर हो गया। तो आप ये बताओ, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैटायन और इसको क्या बोलते हैं, एनायन। कैटायन क्या करेगा, कैटायन इलेक्ट्रॉन गेन करता है और एनायन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, ये हमको मालूम है। कैटायन कहाँ जाएगा, कैथोड के पास। कैथोड होती है नेगेटिव रॉड और एनायन जाएगा एनोड के पास। एनोड होती है पॉजिटिव रॉड, ये सबको मालूम है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं रिएक्शन एट कैथोड, रिएक्शन एट कैथोड। तो रिएक्शन बच्चों जब हम कराते हैं रिएक्शन एट कैथोड में, तो यहाँ पे हमारे पास जो Pb है वो 2 पॉजिटिव हो गया, ये लिया हमने। अब बताओ 2 पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, 2 पॉजिटिव का मतलब हुआ उसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अभी Na पॉजिटिव लिया था तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन हमने गेन करवाया था। 2 पॉजिटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, 3 पॉजिटिव का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन की कमी। तो 2 इलेक्ट्रॉन की कैसे कमी पूरी करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, गेन कर लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो क्या बन जाएगा, Pb। इस चेंज, इसको बोलते हैं प्राइमरी चेंज। क्या बोलते हैं, प्राइमरी चेंज। तो जैसा कि मैंने तुमको बताया था, लेड Pb2 प्लस Pb2। बताओ लेड कब स्टेबल होता है, इस सिचुएशन में स्टेबल होता है, इस सिचुएशन में स्टेबल होता है कि इस सिचुएशन में स्टेबल होता है, बताओ। तो लेड होता है हमारा इस सिचुएशन में स्टेबल। तो ये अनस्टेबल से क्या बन गया, ये अनस्टेबल से बन गया स्टेबल, ये अनस्टेबल से बन गया स्टेबल। तो इसमें सेकेंडरी चेंज दिखाने की जरूरत नहीं है। आगे आ जाओ। तो यहाँ पे तो 2 Br है तो कंफ्यूज मत होना, 1 Br नेगेटिव लेना, कोई दिक्कत नहीं है, जितना भी नंबर हो आप 1 लोगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे रिएक्शन एट एनोड, तो यहाँ पे हो जाएगा Br नेगेटिव, ठीक है। तो Br ब्रोमीन, बच्चों आप पीरियोडिक टेबल 11 से पढ़ते आ रहे हो, 10 से पढ़ते आ रहे हो। ब्रोमीन कौन से ग्रुप का मेंबर है, ब्रोमीन कौन से ग्रुप का मेंबर है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। फर्स्ट क्लास बिरयानी इन ऑस्ट्रिया, फर्स्ट क्लास बिरयानी इन ऑस्ट्रिया, ठीक है। तो अगर फ्लोरीन में बच्चों 2,7 आता है, क्लोरीन में 2,8,7 आता है, तो इसके आखिरी में भी कितना आएगा, 7। मतलब ब्रोमीन के आखिरी में क्या आता है, 7। मतलब Br नेगेटिव के आखिरी में क्या आ रहा होगा, 2, ऐसे कुछ करके 8 आ रहा होगा। उसको 8 से 7 बनने के लिए क्या करना है, 1 लूज करना है। 8 से दोबारा 7 बनने के लिए क्या करना है, 1 लूज करना है। 1 निकाल देगा तो 7 बन जाएगा। तो यहाँ पे वो 1 इलेक्ट्रॉन तुम्हारा लूज कर देगा। गेन करते हुए प्लस का दिखाते हो, गेन करते हुए कैसा दिखाते हो, प्लस का। लूज करते हुए किसका दिखाओगे, माइनस का। लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे Br बन जाएगा आपका। ये हो गया तुम्हारा प्राइमरी चेंज, ये हो गया तुम्हारा प्राइमरी चेंज। अब आप मुझे ये बताओ कि Br जो गैस होती है वो Br फॉर्म में होती है कि Br नेगेटिव फॉर्म में होती है कि Br2 फॉर्म में होती है कि Br3 फॉर्म में होती है। Br कब स्टेबल होता है, Br तब स्टेबल होता है कि जब वो Br है, या Br नेगेटिव पे स्टेबल होता है, या Br2 पे स्टेबल होता है कि Br3 पे स्टेबल होता है। तो जैसा कि हमको मालूम है कि गैस हमेशा Br2, O2, N2 इन सब में स्टेबल होते हैं, Cl2। तो हमें सेकेंडरी चेंज कंपलसरी इसमें दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो सेकेंडरी चेंज दिखाते हैं इसमें। तो क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। 2 Br नेगेटिव अगर हम ले लें, 2 Br नेगेटिव अगर हम ले लें तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। 1 Br था तो 1 लूज कर रहा था, 2 ले लिए तो 2 लूज करेगा। अब जब वो 2 लूज करेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, Br2, और ये तुम्हारी गैस बन जाएगी। सेकेंडरी चेंज में ये तुम्हारा क्या हो गया, सेकेंडरी चेंज में ये तुम्हारा स्टेबल हो गया। तो बच्चों इस तरीके से हम कराते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ PbBr2। तो क्लियर हो गया आपको।
अभी खत्म नहीं हुआ, अभी आपको रिजल्ट लिखना पड़ता है कि रिजल्ट क्या है आपका, ठीक है। तो रिजल्ट लिखते हैं इसका, रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में बच्चों जो हमारे पास रॉड होती है ना, जो नेगेटिव रॉड होती है, नेगेटिव रॉड को बोलते हैं कैथोड। तो ये कैथोड पर ही तो गया था, ये जब पॉजिटिव वाला कैथोड पर गया तो कैथोड पे स्टेबल हो गया, और लेड हमेशा सॉलिड फॉर्म में होता है, तो सॉलिड फॉर्म में चिपक गया होगा यहाँ पे कुछ, और कुछ डिपॉजिट हो गया होगा नीचे। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि लेड जब स्टेबल हुआ तो वो सॉलिड फॉर्म में मिलता है। अगर वो सॉलिड फॉर्म में मिलता है स्टेबल होने के बाद, तो वो उस रॉड पे डिपॉजिट हो गया होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेड डिपॉजिटेड एट कैथोड, लेड डिपॉजिटेड एट कैथोड। सेकंड हम लिखेंगे बी आर कहाँ पे गया, एनोड पर। एनोड होती है तुम्हारी पॉजिटिव, ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं एनोड हमारी पॉजिटिव होती है, एनोड, ठीक है। तो बी आर तो गैस है, तो अगर गैस है तो यहाँ पे आप सॉल्यूशन में एनोड के बगल में आप बबल्स उठते हुए देखोगे। सॉल्यूशन में आप क्या उठते हुए देखोगे, बबल्स। तो गैस के क्या उठेंगे, बबल्स, लिबरेट हो जाएगी। डिपॉजिट मतलब नीचे हो जाना, गिर जाना, नीचे सेटल डाउन हो जाना, डिपॉजिट हो गया, और ये क्या हो जाएगी, लिबरेट। तो यहाँ पे हम बोलेंगे Br2 गैस इज लिबरेटेड फ्रॉम एनोड, Br2 गैस इज लिबरेटेड फ्रॉम एनोड। तो बच्चा इतना क्लियर हो गया आपको। तो यही आपको इलेक्ट्रोलिसिस में पूरा पैटर्न करना पड़ता है। तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस लिखना है, करंट पास करवाना है, पॉजिटिव नेगेटिव में तोड़ना है, पॉजिटिव कैटायन हो गया, नेगेटिव एनायन हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने इस तरीके से कैटायन को कैथोड के पास भेजा इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, और वो स्टेबल हो गया, प्राइमरी चेंज में स्टेबल हो गया, ठीक है। लेकिन अगर गैस होती है, कोई गैस होती है, तो उसमें प्राइमरी भी दिखाना पड़ता है और सेकेंडरी भी दिखाना पड़ता है। उसके बाद हम रिजल्ट लिख देते हैं, जो डिपॉजिट हुआ उसका लिख देते हैं रिजल्ट, और जो लिबरेट हुआ उसका लिख देते हैं रिजल्ट। तो क्लियर हो गया बच्चों आपको, ठीक है। तो अब एक और एग्जाम्पल पर आते हैं, आपका मोल्टन NaCl पर करवा चुका हूं, लेकिन वो एग्जाम्पल में समझाया था, इसको पूरे तरीके से कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो अगर कर सको तो खुद भी करने की कोशिश करो, फिर मेरे से मैच कर लेना, ठीक है। तो एक खुद करो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl करो, इसको नोट डाउन करो, फिर कर लो। तो बच्चों जिसको आ चुका है वो कर लो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl, और जिसको नहीं आया वो देख लो, और जिसको आगे वो करें और मेरे से मैच कर लें, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, और NaCl मोल्टन है तो L लगा दोगे, और करंट क्या कराओगे, पास कराओगे। तो जब हम इसको करंट पास कराएंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे Na पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, Cl नेगेटिव। तो Na पॉजिटिव क्या होगा आपका, कैटायन, और ये होगा आपका एनायन। कैटायन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन, और एनायन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज, जैसा कि हमको मालूम है, ठीक है। तो हम कैटायन को कहाँ भेजेंगे, कैटायन कहाँ जाता है, कैथोड की तरफ, और एनायन कहाँ जाता है, एनोड की तरफ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिएक्शन एट कैथोड, तो कैथोड की रिएक्शन लिखते हैं। तो Na पॉजिटिव जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, चार्ज देखो एक चार्ज है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, और जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो वो Na बन जाएगा। और मैंने आपको बता दिया था कि Na आपका नेचर में स्टेबल होता है, तो इसमें प्राइमरी चेंज में ही काम चल जाएगा, इसमें प्राइमरी चेंज में क्या चल जाएगा, काम चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया तुम्हारा रिएक्शन एट एनोड। तो Cl नेगेटिव, एक चार्ज है मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। एक नेगेटिव चार्ज है तो एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो एक नेगेटिव जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये तो Cl बन गया। तो आप बताओ क्या ये स्टेबल है कि अनस्टेबल। क्लोरीन गैस जो है वो स्टेबल है कि अनस्टेबल। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ये तो अनस्टेबल है, तो अनस्टेबल क्लोरीन को स्टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे, Cl2 बनाएंगे। तो इनको 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 2 Cl नेगेटिव, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे बन जाएगा Cl2।
गैस, ये हो गया हमारा सेकेंडरी चेंज। क्लियर हो गया बच्चों आपको? NaCl क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हम रिजल्ट लिखेंगे, रिजल्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो रिजल्ट क्या है इलेक्ट्रोलिसिस का? रिजल्ट है इलेक्ट्रोलिसिस का कि रिजल्ट है इलेक्ट्रोलिसिस का Na, ये हमारा Na जो है वो कैथोड पे गया, कैथोड आपकी नेगेटिव होती है और सोडियम आपका सॉलिड होता है नेचर में, जैसा कि हमको मालूम है। तो जैसे ही Na पॉजिटिव आपका इधर गया और वो सोडियम बन गया, क्या बन गया? सोडियम। तो वो उस पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, वो उस पर डिपॉजिट होना क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। तो आप बोलोगे सोडियम डिपॉजिटेड एट कैथोड। दूसरा बोलोगे क्लोरीन गैस हो गई जो कि एनोड पर जाती है। तो जैसे ही Cl नेगेटिव एनोड पर जाता है तो वो Cl2 गैस बन जाता है, तो इसके बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो आप बोलोगे Cl2 गैस लिबरेटेड फ्रॉम एनोड। क्लियर हो गया बच्चों आपको? क्लियर हो गया? तो ये हमने कर लिया, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, अब ये तो हो चुका है। तो अभी तक बच्चों मैंने आपको मोल्टन के केस बताए हैं। किसके केस बताए हैं? मोल्टन के। आप इसको नोट कर लो, ठीक है? नोट कर लो इसे। अभी टाइम है 56.25 मिनट, तो अभी टाइम है हमारे पास काफ़ी बातचीत का। तो बात यह है कि जो मेरे साथ नहीं जुड़ा है वो जुड़ जाए व्हाट्सएप नंबर पर, और व्हाट्सएप नंबर है मेरा 7830495392, 7830495392, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, उनको नोट्स मिल जाएंगे। और एक बार फिर से स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है? सॉल्यूशंस की इतनी अच्छी स्टार्टिंग नहीं हो पाई, पर सैटरडे या संडे को देखता हूँ, सॉल्यूशन के जो रिमेनिंग लेक्चर हैं वो मैं डाल दूंगा। और अब पूरा पैटर्न से पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और पोटेंशियल फिजिक्स में करवाना है मुझे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वहाँ तो गॉस थ्योरम तक मैं करा चुका हूँ फिजिक्स में। तो जिसको गॉस थ्योरम या इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पता करना है या जानना है या नॉलेज लेनी है, तो वो फिजिक्स के प्लेलिस्ट पे जा सकता है। और बाकी देखते हैं तो होता क्या है। और अभी ऑनलाइन ही चलेगा सारा काम, जैसा ऑनलाइन आप जानते ही हो। और कोई दिक्कत होगी तो मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी तुम्हारी मोल्टन से अलग। मोल्टन मतलब सिर्फ NaCl पिघला हुआ है, पानी प्रेजेंट नहीं है। अब बच्चों हम पानी प्रेजेंट करेंगे, और पानी और उसकी अलग अलग तरह की रिएक्शन होगी, वो मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से होगी। तो रिवाइज करते रहो, ठीक है? थॉरलाइज इसको रिवाइज कर लो और डेली लाइफ से कनेक्ट करके देखा करो, तो केमिस्ट्री में मज़ा ही मज़ा है। तो आपको दिक्कत कहीं पे पड़ेगी ही नहीं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।